नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं सुपर डेट और लेखपाल के पेपर के लिए। तो इससे पहले हमने हिंदी के प्रश्न इसी सेट के देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सेट के जीके जीएस के प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न आपका है कि नारायण कार्तिकेयन इनमें से किस खेल से जो है वो संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, कार रेसिंग या फिर पोलो। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि कार रेसिंग जो है वो सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो चर्चित या किसी प्रकार से चर्चा में है तो उससे संबंधित खेल पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। और जैसे भारत में अगर देखेंगे तो बैडमिंटन में काफी लोग जो है वो फेमस हैं। तो बैडमिंटन में जितने लोग हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका साइना नेहवाल हो गई, पुलेला गोपीचंद हो गए, गायत्री पुलेला हो गई। ये सब जो है वो बैडमिंटन से जो है वो संबंधित है। बाकी क्रिकेट जो आप जानते ही हैं। अगला देखते हैं 52 प्रश्न। प्रश्न आपका है कि इनमें से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का जो पहला सत्र है उसका आयोजन किया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, जे बी कृपलानी या फिर ए ओ ह्यूम। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला सत्र का आयोजन किया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका डब्ल्यू सी बनर्जी जो है आपका सही होगा। कांग्रेस के पहले सत्र की जो अध्यक्षता है वो डब्ल्यू सी बनर्जी जो है इनके द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो वो आपकी 1885 में जो है वो हुई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन है वो आपका बम्बई में जो है वो हुआ था। और बम्बई में अगर बात करें तो बम्बई जो है इसके गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है वो हुआ था। यहाँ पर देश में टोटल 72 ऐसे प्रतिनिधि थे जिन्होंने जो है वो भाग लिया था। और अगर बात करें बदरुद्दीन तैयब जी की, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस में? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब रहे थे ये? तो 1887 में जो है वो रहे थे। क्योंकि स्टार्ट आपका हुआ था 1885 से 86 87, यानी कि 2 साल बाद ही आपकी 1887 में जो है ये आ गए थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है महात्मा गांधी, पर महात्मा गांधी जी का भी जो है वो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने जो है वो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी? तो वो था आपका बेलगांव अधिवेशन। जरूर ध्यान रखिएगा। अभी जो आपका पेट वाला एग्जाम हुआ था वहां पर भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, जो इससे पहले वाला पेट हुआ था। तो बेलगांव अधिवेशन जो है आपका कब हुआ था? ये आपका 1924 में जो है आपका हुआ था। कब हुआ था? 1924 में जो है वो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने की थी। और सरोजनी नायडू का अगर नाम देखने को मिले तो उन्होंने कानपुर अधिवेशन में 1925 में जो है वो अध्यक्षता की थी। तो कुछ ऐसे नाम है जो बार बार जो है वो रिपीट होते रहते हैं, वो तो आपको हर हाल में रटे होने चाहिए। अगला देखते हैं 53 प्रश्न कि इनमें से कौन इल्तुतमिश का पहला जो है वो उत्तराधिकारी था? रुकनुद्दीन फिरोज, आराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम, रजिया सुल्तान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इल्तुतमिश का पहला उत्तराधिकारी जो है वो कौन था? तो आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो सही होगा। ये गुलाम वंश का चौथा शासक था और इल्तुतमिश जो है इसका पहला उत्तराधिकारी था। और ये जो है बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था, तो बिल्कुल भी टिक नहीं पाया था। तो जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसको, कुछ ही जनता जो है उसका विरोध होने लगा था, तो उसके बाद इसको हटा दिया गया था। और उसके बाद जो रजिया बेगम सुल्तान है इनको जो है वो बना दिया गया था शासक के रूप में। और रजिया बेगम सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो रजिया सुल्तान आपको याद रखना है। 54 प्रश्न आपका है कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसके समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन जो है वो वायसराय थे? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड विलिंगडन। तो ये आपका जो है वो सही होगा। 1931 से लेकर के
1936 तक जो है इनका टाइम पीरियड जो है वो रहा था। ईस्वी में जो है रहेगा तो ये भारत के वायसराय के रूप में जो है वो रहे थे। 1900 जो 31 है, इससे पहले कौन थे वायसराय, तो वो थे आपके लॉर्ड इरविन। और आपका जो गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये हुआ कहाँ था, आयोजन कहाँ हुआ था, तो लंदन में जो है ये आयोजन जो है वो हुआ था। और ये सम्मेलन की खासियत क्या थी, इस सम्मेलन की खासियत ये थी कि इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से सम्मेलन में जो है प्रमुख नेता रहे थे, या कौन से सम्मेलन में गांधी जी जो है वो रहे थे, इस तरीके से। तो आप याद रखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका हो जाएगा। और 1931 के बाद 1932 में एक और प्रश्न है जो पूछा जाता है, और 1932 में पूछा ये जाता है, वो आपका है पूना पैक्ट। पूना समझौता पूछा जाता है, कब हुआ था, तो आपका इन्हीं के टाइम में हुआ था, 1932 में, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जो है उनके बीच में। तो बाकी मैंने इसके बारे में काफी बार आपको बताया है कि क्या क्या कुछ शर्तें थी। 55 प्रश्न है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 36 है उससे लेकर के अनुच्छेद 51 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग जो है उसमें दिया गया है, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, या फिर भाग चार, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो भाग चार आपका जो है वो सही होगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो आपके संविधान भाग, जो संविधान में भाग चार है उसके रूप में जो है वो दर्शाया गया है। और इसमें आता क्या है, तो आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके आते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है आपके 51 तक आते हैं, 36 से 51 तक भाग जो है वो चार में। और इसी में ही अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक अनुच्छेद आपका है 40, ये बहुत पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से जो है ये संबंधित है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 40 है। अगला देखते हैं 56 प्रश्न, कि भारत में विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 1 दिसंबर, या फिर 1 मई, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ये 16 दिसंबर को जो है मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। और 16 दिसंबर 1971 का जब टाइम था, तब आपका पाकिस्तान पर जो है वो भारत की विजय हुई थी। 1971 में पाकिस्तान पर भारत विजय के कारण ही ये दिवस, आपका विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गैलेना इनमें से किस धातु का जो है वो अयस्क है, पारा, सीमा, टिन, या फिर इनमें से सभी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये सीमा नहीं होगा, ये सीसा होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये सीसा जो है वो लिखा हुआ है। तो बताइए इनमें से किसका अयस्क जो है वो गैलेना जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा, सीसा का अयस्क जो है वो होता है। और कोई भी जो धातु होती है एक्चुअल में वो अयस्क के फॉर्म में होती है, फिर उसे शुद्ध किया जाता है, फिर उससे धातु प्राप्त की जाती है। तो वो आपका ये पूरा प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाता है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपके, अगर हम धातु और उनके अयस्कों की बात करते हैं, तो जैसे पारा जो है, इसका जो अयस्क होता है वो होता है सिनाब्रियो। पूछा अधिकतर देखिए बॉक्साइट का बहुत जाता है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। आपका पायराइट पूछा जाता है तो गंधक का अयस्क होता है। तो ये कुछ हैं जिनको आपको याद होना चाहिए। 58 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ये संख्याएं आपको क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि अभी हाल ही में जब चुनाव हुए यूपी में, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में अवश्य जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो बताइए 100, 104, 114 या 116 में से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका टोटल 100 जो है वो यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आपसे अगर पूछा जाए तो कुल 100 सदस्य हैं। और भारत में जो विधान परिषद है वो टोटल 6 राज्यों में जो है वो देखने को मिलता है, सभी में नहीं है आपका विधान परिषद, टोटल 6 राज्यों में है। और इन 6 राज्यों में आपका यूपी भी जो है वो आता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि आपका इनमें से कौन सा राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए जहां पर है। तो आपका एक तो बिहार हो गया, एक तो आपका महाराष्ट्र हो गया, एक तो आपका यूपी हो गया,
एक तो आपका कर्नाटक हो गया, एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और लास्ट में एक आप और याद रख सकते हैं, वो आपका है तेलंगाना। तो इतने टोटल जो है आपके राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। सेम चीज अगर राज्य स्तर पर बात करें तो एक विधान परिषद होता है और एक आपका विधान सभा होता है। और ये दोनों किस में आते हैं? तो ये आते हैं विधान मंडल में। जैसे हम देखते हैं ना संसद के अंतर्गत आपका जो है वो लोकसभा राज्यसभा, हम तीनों चीजों को देखते हैं, वैसे ही विधान मंडल जो है इसमें आपका विधान परिषद आता है और विधान सभा आता है। अब विधान परिषद जो होता है वो आपका एक स्थायी सभा होता है। जैसे हम देखते हैं राज्यसभा में कि वो स्थायी होता है, केवल 2/3 सदस्य आपके बदलते हैं। तो वो चीज आपकी यहाँ से आप कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। 59 प्रश्न है कि गाजर इनमें से पोषक तत्वों में से किसमें जो है वो समृद्ध है? क्या उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है? विटामिन डी, विटामिन ए, सी या फिर बी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो विटामिन ए आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गाजर जो है विटामिन ए के अच्छे स्रोत के रूप में जो है वो जाना जाता है। और अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग जो है वो हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग, जो कि नेत्र संबंधित रोग होता है। रात में इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ये इसमें जो है वो रोग में विशेषता होती है। अच्छा, विटामिन अगर बी की बात करें तो इससे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? तो बेरी बेरी नामक रोग जो है वो होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका स्कर्वी रोग जो है वो होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग जो है वो होता है। आपने ये भी क्वेश्चन काफी बार पढ़ा होगा कि विटामिन डी जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी में ही आप चीजों को सुखाते हैं, तो सूखा रोग वहां से आप जोड़ सकते हैं यदि आपको कंफ्यूजन इसमें होती है। अगला प्रश्न है 60वां कि इनमें से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है वो कौन थे? महावीर, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, कौन सा सही होगा? 23वें तीर्थंकर आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पार्श्वनाथ जो है वो बिल्कुल सही होगा। 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे जो लास्ट थे वो आपके 24वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। तो महात्मा बुद्ध अलग हैं, महावीर स्वामी अलग हैं। जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित है। गौतम महात्मा बुद्ध जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर जैन धर्म की बात आ रही है, तो आपका 24वें लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। किस वंश से संबंधित थे? तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, इक्ष्वाकु वंश जो है इसके जो है ये थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ जो है वो था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला जो है वो था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम, जो कि आपका वैशाली में आता है, वहां पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी उसमें सत्य बोलना, चोरी का ना करना, संपत्ति ग्रहण किसी दूसरे की ना करना, हिंसा ना करना, आत्म संयम, ये सारी चीजें जो है वो बताई गई थी। अगला देखते हैं 61 कि फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, लुई फिशर, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो फ्रीडम इन एक्वाइल नामक पुस्तक जो है वो दलाई लामा जो है इनकी जो है वो है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो है आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो पहले आप देखते हैं हाई स्कूल नहीं इंटर में चलती भी थी। हाँ, विलियम शेक्सपियर की। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनका आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस इनकी रचना है। और इनकी रचना गीतांजलि जो है सबसे ज्यादा प्रमुख है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो वो तो आपको हर हाल में जो है वो रटी होनी चाहिए गीतांजलि जो है, जिसके लिए इनको पुरस्कार भी जो है वो मिला था। और वो पुरस्कार था नोबेल पुरस्कार। कब मिला था इन्हें? तो 1913 में जो है वो मिला था। समय भी आप याद रख सकते हैं। हम बाकी लुई फिशर को इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। अगले 62 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या रही थी? यहाँ पर तो 2020 का पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 48 सही होगा। पर अब आपको पता होना चाहिए 2021 का। 2021 में जो भारत की रैंकिंग थी वो आपकी कितनी थी? तो वो आपकी रही थी, इसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो गई, यानी कि भारत की रैंकिंग 46 जो है वो आपकी जो है वो आई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा
46 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और सबसे लेटेस्ट जो है यही है, तो अभी तक तो और अगली जारी नहीं हुई है। ये आपका जनवरी 2022 में जो है ये रैंकिंग जारी हुई थी 46। तो अब उम्मीद है कि जल्दी अब कोई नई जो है वो नई जारी होगी, तो आप इसको एक बार रट लीजिए, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अगला है, तमाशा नृत्य किस प्रदेश का है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो सही होगा। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जो है वो लोक नाटक है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में जो है वो 16वीं सदी से जो है वो हुई थी, और ये लोक कला यहीं से आप कहेंगे और जगह फैली। और ये जो लोक कला है इसमें महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ऐसी जो पौराणिक कथाएं होती है ना उनको सुनाया जाता है। तो आपका महाराष्ट्र सही होगा। अगला देखते हैं 64, ब्राजील की राजधानी कहाँ पर है? अल्मारा, ब्राजीलिया, नामपेन, नैरोली। कौन सा सही होगा? आपको याद होगा तो सुपर टेट के लिए जो हम शाम को 8 बजे आपको पढ़ा रहे हैं पूरा कोर्स, उसमें हमने ब्राजील की राजधानी भी बताई थी, उसकी स्थिति भी बताई थी, जब हम आपको महाद्वीप पढ़ा रहे थे। आंसर की बात करते हैं तो आपका ब्राजीलिया ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ब्राजीलिया जो है वो ब्राजील की राजधानी होती है। और जो चर्चा में रहती है ना वो राजधानी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे होती है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन होती है, उत्तर कोरिया की जेरूसलम। तो जो चर्चा में रही है, जैसे अब इस समय कोई न्यूज़ उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रति आ गई, तो अब आपको फिर उसकी राजधानी पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार जो है वो कौन था? लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, या फिर रविशंकर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? आंसर की बात करते हैं तो MS सुब्बुलक्ष्मी सही होगा, जिन्हें 1998 में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और ये भारत का पहला नागरिक सम्मान की शुरुआत जो है आप कहेंगे यहाँ से हुई थी। स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1954 से स्टार्ट हुआ था, पर यहाँ पर संगीतकार जो है वो पूछा गया है। और 1954 जहां से इसकी शुरुआत हुई थी तब किसको मिला था? तो सी राजगोपालचारी को जो है मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सीवी रमन को मिला था। तो वो आपका पहले पुरस्कार थे, पर प्रश्न में पहले संगीतकार की बात की गई है। और अगर बात करें 2019 में जो है वो किन्हें दिया गया था, तो 3 लोगों को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी जो है उनको दिया गया था, भूपेन हजारिका जो है उनको दिया गया था, और नानाजी देशमुख जो है उनको दिया गया था। तो ये 3 नाम 2019 में दिए गए थे, वो आप याद रख सकते हैं। 2019 से पहले 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनको दिया गया था। और जो भूपेन हजारिका थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, नानाजी देशमुख थे वो नहीं, भूपेन हजारिका जो थे वो संगीतकार थे, गीतकार थे, गायक भी थे, और असम के थे, ये आप याद रख सकते हैं। और जो नानाजी देशमुख थे वो आपके एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। और जो प्रणब मुखर्जी हैं वो तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति थे। तो ये तीनों के बारे में आप एक एक लाइन जो है वो याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 66 प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना जो है वो परसेंटेज है? 15.41%, 16.15%, 7.89%, 18.9%। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर 15.41% आपका जो है वो सही होगा। और यहाँ से यानी 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, तो ये सारे आपको रटे होने चाहिए, जैसे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, काफी बार मैंने आपको बताया है, तो वो आप रट लीजिएगा। अगला देखते हैं 67, कि सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगध पर किसका शासन था? महापद्म का, घनानंद का, शिशुनाग का, या अजात शत्रु का? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं आंसर की। सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था तब मगध पर जो शासन था वो था आपका घनानंद का। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। सिकंदर जो है ये जब हमला करने आया था तो ये सिंधु नदी जो है इसको पार करके भारत पर इसने हमला जो है वो किया था, और उस समय भारत पर जो है वो घनानंद का शासन था। सिकंदर जो था ये आपका एक यूनानी आक्रमणकारी जो है वो था। जन्म कहाँ हुआ था इसका? तो मकदूनिया, या उसको मैसाडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर का जन्म जो है वो मकदूनिया कह लीजिए या मैसाडोनिया कह लीजिए, वहां पर इसका जो है वो जन्म हुआ था। और पिता की मृत्यु के बाद इसने जो है वो यूनान की गद्दी जो है वो संभाली थी
20 वर्ष की आयु में। 68 प्रश्न है, बैंक हैंड शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, पोलो, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और स्कूनर। स्कूनर नहीं, स्नूकर होता है, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन इन चारों में से बैडमिंटन जो है वो बिल्कुल सही होगा। बैंक हैंड जो है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है। अब जैसे बास्केटबॉल ही हो गया तो इससे संबंधित जो शब्द होते हैं इसमें पुट होता है, आउट होता है, स्ट्राइक होता है, पिचर होता है, ऐसे शब्द डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्रिकेट में बहुत से शब्द आपने सुने होंगे कि एलपीडब्ल्यू होता है, चाइना मैन होता है, आपका स्टंप होता है, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। जैसे बिलियर्ड्स जो है आपका, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्यों होता है, जिगर होता है, पार्ट होता है, ऑफ ब्रेक होता है, इस प्रकार के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित जो है वो नहीं है। एक तरफ संगठन दे रखे हैं और एक तरफ उनके मुख्यालय दे रखे हैं। तो यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व वन्य जीव, यहाँ पर जा में बड़ी की मात्रा लगेगी, वन्य जीव संरक्षण कोष और गैट। मुख्यालय में पेरिस, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, लंदन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, गलत आपको बताना है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे पेरिस में है, तो ये बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का भी स्विट्जरलैंड में, ये भी आपका सही है। पर गैट का मुख्यालय लंदन जो है इसमें नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका पेरिस में है। गैट का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। बस आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है आपसे पूछा गया था। अगला है 70 प्रश्न, भारतीय जो संविधान है इसकी कौन सी अनुसूची है जो भारत की भाषाओं से जो है वो संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपके टोटल, अगर बात करें भाषाओं की तो उसको बात करने से पहले अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है इसमें आपका भारत की भारतीय भाषाओं की जो है वो बात की गई है। और कितनी टोटल भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं आपकी, जिसकी बात जो है इसमें की गई है। 22 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है? एक्चुअल में ऐसा था, पहले ये 22 भाषाएं नहीं थी, अलग अलग टाइम में अलग अलग भाषाएं जुड़ी हैं। तो कई बार भाषा कौन सी जोड़ी गई है उसके संदर्भ में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर 1992 की अगर बात करें तो इसमें आपका कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी, मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली को जोड़ा गया था। कोंकणी से याद आया, कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मावजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार का मिला है, तो वो याद रखिएगा। अब जैसे 1992 में अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई, ऐसे 2003 की अगर बात करें तो 2003 में आपका बोडो जोड़ी गई थी, डोगरी जोड़ी गई थी, मैथिली जोड़ी गई थी और संथाली। 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको आपको पता होना चाहिए। और अगर देवनागरी लिपि पूछा जाए आपसे कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखे थे, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 343/1 करके जो आपका ब्रैकेट में लिखा रहता है उसमें जो है आपका बताया गया है। अगला देखते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका एमपी जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनके दक्षिणी भाग में स्थित है। और अगर बात करें राज्य के अकॉर्डिंग तो मध्य प्रदेश जो है उसमें जो है वो स्थित है। और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी इसका हिस्सा देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो एमपी है इसकी जो दक्षिणी सीमा है उसमें महाराष्ट्र के पास जो है ये स्थित है, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसे नेशनल पार्क कब घोषित किया गया पेंच को? तो 1983 में किया गया। इसे आधिकारिक रूप से भारत का टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1992 में किया गया। तो इस प्रकार से है। अच्छा, एमपी में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और संजय राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से हैं कुछ जिनको आप याद रख सकते हैं। 72 प्रश्न आपका है बेहद ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? यूपी की बात की गई है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी का आगरा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कानपुर आपका जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, तो ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और ये जो है कानपुर जो है आपका एक और लिए फेमस है, वो है आपका उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए, आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, पर अगर औद्योगिक राजधानी पूछ लिया जाए तब आपका क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। और इसे
चमड़े की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चमड़े का बहुत बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन होता है। और कभी भी अगर आप गए भी होंगे कानपुर तो आप देखेंगे वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां से आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको जो है वो औद्योगिक राजधानी जो है वो कहा जाता है। 73 प्रश्न है, संसद का जो ऊपरी सदन है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सिटी के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? सीटों के, सिटी नहीं है, ये सा में बड़ी की मात्रा लगेगी, सीटों के। पहली अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पांचवी अनुसूची आपका जो है वो सही होगा। संसद के ऊपरी सदन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सीटों का आवंटन पांचवी अनुसूची में जो है वो दर्शाया गया है। सेकंड लास्ट प्रश्न आपका है, संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब इसे किसमें शामिल कर दिया गया है? विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और कौन से संविधान संशोधन में ऐसा किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। किस सन में क्या ऐसा किया गया है? तो 1978 में जो है ऐसा किया गया है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद किसमें शामिल कर दिया गया है? मौलिक अधिकार से हटा करके तो विधिक में हटाया गया है, और 300 ए जो है इसमें जो है वो शामिल किया गया है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पूरी हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि एक प्रश्न से जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकें आप सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो कर सकें। तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। लास्ट प्रश्न 75 है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? वैसे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सुनीत शर्मा सही होगा। सुनीत शर्मा जो है इनको जनवरी 2021 में बनाया गया था, पर उसके बाद अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2021 को सुनीत शर्मा जो है ये हट गए थे और इनकी जगह आ गए थे विनय। तो नाम विनय याद रखिएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जो है ये आपके जो है वो लेटेस्ट में है, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़े करंट अफेयर पुराने हो जा रहे हैं तो इसलिए थोड़े से करंट अफेयर जो है आपके इसमें पहले के दे रखे हैं। तो विनय कुमार त्रिपाठी जो है इनको बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कह सकते हैं, सीईओ भी कह सकते हैं। तो ये आपका विनय जो है वो याद रखना है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, एक ना पूछ के दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, दोनों यूपी से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध जो है वो किस नदी पर जो है वो स्थित है? बेतवा, केन, रिहंद या यमुना? दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद या रामगंगा? तो इस प्रकार से दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, दोनों के आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।